नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल द निर्माण जीएस एकेडमी मोतिहारी पर। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे विद्यार्थियों और मेरे वीडियो को देखने वाले सभी लोग, आप लोगों से आज मैं जिस विषय पर रूबरू होने जा रहा हूं या जिन विषय को लेकर मैं आया हूं, यह विषय वाकई में भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। आप उनके व्यक्तित्व से भली-भांति परिचित होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे और पढ़े भी होंगे। लेकिन आज मैं जो बताऊंगा आपको, ये आपको एक अद्भुत अनुभूतियों की तरफ लेकर जाएगा। जानकारी और ज्ञान तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपको अपने भारत के इतिहास से जुड़े उन महापुरुषों के वास्तविक व्यक्तित्व से परिचित भी कराएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों और जिज्ञासी व्यक्तियों, जिनमें जिज्ञासा हो, जो जानना चाहते हैं अपने इतिहास, अपने महापुरुषों के बारे में, उन लोगों के लिए खास तौर पर हमारा वीडियो उनको देखना चाहिए और इसे समझना चाहिए। आज मैं जिस टॉपिक की बात करूंगा, उसे आपको सुनकर और देखकर वाकई में बहुत ही गर्व महसूस होगा। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए और अंत में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट और शेयर करें। तो चलिए हम आपको उन व्यक्तित्व का नाम बताते हैं। आज हम जिनके विषय में जानकारी देने वाले हैं, उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज आपको समग्र जानकारी हम देंगे। इस जानकारी के अंतर्गत हम उनके वास्तविक परिचय को पहले जानते हैं कि असल में वो कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, कैसा, यानी कि जो इंट्रोडक्शन होता है उनको पहले हम लोग जान लेते हैं। बाद में उनसे जुड़ी ऐतिहासिक चीज़ों को समझेंगे, एक एक करके सभी पहलुओं को जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसे देखिएगा। वीडियो थोड़ा आप शांति से देखेंगे, लंबा है तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। इस चीज़ को समझना है। चलिए, पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है भारतीय इतिहास में, वो 1178 से 1192 ईस्वी तक माना गया है ना। ये और ये जिस वंश से थे, चौहान वंश, यह वंश का ये 32वां राजा थे और इस वंश में कुल 33 शासक हुए थे। 33 शासकों में ये सबसे प्रतापी, पराक्रमी और वीर थे। इनके बाद में एक शासक हुआ जिसका अंतिम शासक के रूप में हरिराज, जो कि इनके भाई थे, और उसके बाद में इस वंश का अंत हो गया। चलिए हम शुरू से इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1166 ईस्वी गुजरात के पाटन में हुआ था। देखिए, इनके तिथि के बारे में काफी मतभेद है। अलग अलग स्रोतों और अलग अलग स्थानों पर इनके जन्म के तिथि के बारे में अलग अलग तिथियां दी हुई है। जैसे कुछ जगह पर मैंने पाया 1149 ईस्वी और कुछ जगह पर 1163 ईस्वी। इसलिए इनके तिथियों पर इतिहासकारों में खुद मतभेद है। चूंकि उस समय तिथि लिखने की प्रचलन हर जगह नहीं थी, इसलिए तिथि निकालना थोड़ा सा जटिल कार्य है। और इनका जो लालन पालन हुआ था चालुक्य वंश के राजघराने में हुआ था, जो कि गुजरात का ही था। आगे हम बात करेंगे, इनकी मृत्यु हुई 1192 में, करीब 29 वर्ष की अवस्था में के आसपास में इनकी मृत्यु हुई है। अगर इनके पिता का नाम पता किया जाए तो इनके पिता का नाम है सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरा देवी या कमला देवी, ये दोनों नाम से इतिहास में ये प्रसिद्ध है, माता। इनका वंश है चौहान वंश। संस्थापक, इस वंश का संस्थापक कौन था? जिस वंश से ये 33वां राजा थे चौहान वंश के, उस वंश का संस्थापक था राजा वासुदेव चौहान, है ना। और अन्य अगर देखा जाए तो इनकी जो राजधानी थी, खास करके इनके समय में, चौहान वंश का, तो इनके समय में राजधानी दो था, एक अजमेर और एक दिल्ली। उस समय अजमेर का नाम अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। असल में उसका ओरिजिनल नाम अजय मेरू था, जिसे बाद में मुगल काल में उसका नाम बदलकर अजमेर कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम में राय पिथौरा, पिथौरा की किला दिल्ली में है, आगे हम इस पर बात करेंगे। राय पिथौरा, और चूंकि दूसरा इन्हें भारतेश्वर कहा जाता है और सपा दलेश्वर भी इनको कहा जाता है, अंतिम हिंदू हृदय सम्राट भी इनको कहा जाता है। तो कई नामों से इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और इनका जो धर्म था वो हिंदू धर्म था। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम गोविंद राज या गोविंद राजा था। इनकी शिक्षा प्राप्ति की अगर बात करें, जहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, याद रखिएगा, उस जगह का नाम था सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ अजय मेरू, यानी अजमेर में एक बहुत बड़ा योग्य विश्वविद्यालय कहिए या शिक्षा केंद्र था, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ अजमेर में। आगे चलकर 1194 में उसी को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उससे इतनी ईर्ष्या थी उसको कि उसे तोड़ करके बोला जितना जल्दी हो सके यहाँ पर मस्जिद बना दो। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा आगे। इसकी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको अभी ही सुनाता हूँ। देखिए, आप पढ़े होइएगा इतिहास में
जब गौरी यहाँ से चला गया या शायद भारत से बाहर था, तो उस समय गौरी ने अपनी जिम्मेवारी किसको सौंप कर गया था? उस समय गौरी ने अपनी जिम्मेवारी सौंप कर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के जो अभियान था, युद्ध अभियान भारत पर हमला करने का, उसका वो जारी रखा, वो अपना करता रहा। उसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में अजमेर पर हमला बोला, और अजमेर में जहाँ से कि उनको चूंकि उससे पहले पृथ्वीराज चौहान से गौरी हार कर गया था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि इसी विद्यालय से पढ़ करके पृथ्वीराज चौहान इतना योग्य हुआ है, तो उसे लगा कि ऐसा योग्य व्यक्ति पुनः दोबारा पैदा न हो। इस कुंठा से भी प्रभावित होकर के उस सरस्वती कंठाभरण विद्यालय को क्या किया, बोला जितना जल्दी हो सके नष्ट कर दो, और नष्ट करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करो। और वो मस्जिद बनाने में जल्दी बनाने में 2.5 दिन लग गया, इसलिए उसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, जो इतिहास में बड़ा फेमस है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो ये इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी कहानी थी जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता तो खैर इनकी विशाल है, पराक्रमी, मतलब क्या कहा जाए, अतुलनीय है। योग्यता कहा जाता है कि इनको 6 भाषा में ज्ञात थी, 6 भाषा ये जानते थे, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाचिक, सौर और अपभ्रंश, ये 6 भाषा में बातें कर सकते थे, बोल सकते थे। सोचिए एक व्यक्ति 6 भाषा को जानता हो, कितनी बड़ी बात है उस जमाने में। इसके अलावा उन्हें वेद, पुराण, उपनिषद, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मीमांसा, चिकित्सा आदि की भी जानकारी थी। इन सभी चीज़ों को जानते थे। इसके अलावा उन्हें संगीत और चित्रकला में रुचि था, संगीत सुनना उसे पसंद था, चित्रकला या चित्र आदि देखना या बनाना भी उन्हें पसंद था। तो इससे पता चलता है कि वह खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति थे। और एक और उनके अंदर अगर शस्त्र विद्या की बात किया जाए तो एक बड़ा रोचक विद्या था, जिसको मैंने कई बार इतिहास में पढ़ाते हुए भी बताया हूँ, और आज वीडियो में भी बता रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान के पास में एक अद्भुत विद्या थी, जिसको कहा जाता है शब्द भेदी बाण की विद्या। शब्द भेदी बाण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनकर बिना देखे उसके तरफ बाण चलाना और उस व्यक्ति को मार देना, अपने निशाने पर सही निशाना लगाना, अपने निशाने को चूकना नहीं, है ना। तो ये गुण उनके अंदर था। भारतीय इतिहास में बताया जाता है कि ऐसा नॉलेज या ऐसी ज्ञान भारत में केवल 2 व्यक्तियों के पास हुआ है, एक पृथ्वीराज चौहान के पास, और उनसे पहले राजा राम के, भगवान राम के पिता दशरथ के पास ये शब्द भेदी बाण की विद्या थी। मात्र 2 व्यक्ति के पास ये विद्या थी। तो समझिए ये कैसी गूढ़ विद्या को जानते थे पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो इन्हें 12 वर्ष की उम्र में बताया जाता है, इनके पराक्रम के बारे में, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, शेर से लड़ते हुए। तो समझ सकते हैं कि इनकी पराक्रम किस तरह का था, ये किस प्रकार के योद्धा थे, किस प्रकार के वीर थे। उसके बाद में इनको 13 वर्ष में इन्हें राज्याभिषेक कर दिया गया, और राज्याभिषेक करने के बाद इन्हें अजमेर की गद्दी पर बैठाया गया वहाँ, और राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद 16 वर्ष के बाद इन्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि दिल्ली से लगभग पूरे चौहान वंश ने अधिक दिनों तक शासन किया। 16 वर्ष में, 13 वर्ष में कहाँ अजमेर की गद्दी पर, और 16 वर्ष में दिल्ली की गद्दी पर ये बैठे। कब? जब इनके नाना जी का देहांत हो गया। 16 वर्ष में मारवाड़ नरेश, जब ये 16 वर्ष के थे तो मारवाड़ नरेश उस समय बड़ा फेमस थे, ये भी वीर योद्धा थे। मारवाड़ नरेश नरहर राय को इन्होंने हराया था मात्र 16 वर्ष में। इतने बड़े वीर योद्धा को युद्ध में पराजित कर दिए थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अगर आगे बात किया जाए तो इनके बारे में बताया जाता है कि एक बार शिकार के क्रम में इनके ऊपर एक जंगली हाथी ने हमला कर दिया था, और उस जंगली हाथी का इन्होंने एक बार तलवार के एक ही वार से जंगली हाथी का सर धड़ से अलग कर दिया था। इस बात का जिक्र चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासु नामक पुस्तक, जिसमें पृथ्वीराज की जीवनी है, उसमें जिक्र किया गया है। तो ये बात सुन करके आप उनकी पराक्रम, उनकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि इनके तलवार का वजन 84 किलो, कितना था? 84 किलो का वजन था इनके तलवार का वजन, और उसे वे एक हाथ से चलाते थे। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कितनी ताकत की जरूरत पड़ता होगा इसको चलाने के लिए। आज के समय में शायद उठेगा भी नहीं, है ना। अगर हम एक और इनकी योग्यता की बात करें तो वो योग्यता बताया जाता है कि ये पशु पक्षियों से बातें करने की कला जानते थे। पृथ्वीराज चौहान ये पशु पक्षियों से बातें कर सकते थे उनकी भाषा में, ये भी एक अद्भुत गुण था। तो ये सब इनकी बेसिक परिचय थी, है ना। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की विवाह का। विवाह के बाद हम युद्ध की बात करेंगे और तब इनकी निधन की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले विवाह की बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान का विवाह या उनकी पत्नियों के बारे में जब आप पता करेंगे या रिसर्च करने पर पाया जाता है कि इनको 13 पत्नियां थी, लेकिन सबसे प्रिय पत्नी जो थी, जिसको इतिहास में लोग जानता है, वो पत्नी थी संजोगिता, जो कि इनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। अब संजोगिता के बारे में जान लेते हैं, संजोगिता क्या है, और इनकी विवाह की एक बड़ी विचित्र कहानी है।
और आप कह सकते हैं कि एक लव स्टोरी है, उसको हम लोग यहाँ पर बात को समझते हैं। संजोगिता जो थी वह कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र सिंह जयचंद्र सिंह राठौर, उनका टाइटल राठौर था, राठौर की पुत्री थी। ये दोनों राजपूत राजा ही थे। शुरू से ही इन दोनों राजवंशों में मतभेद और मनभेद बना रहता था। चूंकि साम्राज्य विस्तारवादी सोच के कारण चौहान और राठौर में आपसी बहुत ज़्यादा भाईचारा की स्थिति नहीं थी। तो जयचंद्र की वो पुत्री थी कौन? तो संजोगिता। अब संजोगिता के बारे में बताया जाता है कि देखिए उस जमाने में एक प्रचलन था, उस जमाने में आज के जैसा मोबाइल, सेल्फी, कैमरा, वीडियोग्राफी नहीं होता था, है ना। तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़े चित्रकार थे जिनका नाम था पन्ना राय। वो क्या करते थे कि उनको पेंटिंग आती थी, चित्रकारी आती थी। तो वो पूरे भारत के मशहूर राजा रानी और उनसे जुड़े हुए अच्छे अच्छे लोगों का चित्र बनाकर अपने पास रखते थे और उनका महलों में हमेशा आना जाना रहता था और वो चित्र को दिखाते थे, परिचय कराते थे। इसी क्रम में पन्ना राय जी का आगमन होता है गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र जी के भवन में और सब परिवार उनसे पूरे भारत के राजवंशों के चित्र को देखने की आग्रह करते हैं। उन्होंने चित्र दिखाया। उस चित्र में एक चित्र उभर कर सामने आया पृथ्वीराज चौहान का। जैसे ही वह चित्र उनकी पुत्री यानी कि संजोगिता के हाथ में गई, संजोगिता उसी समय पृथ्वीराज चौहान से मोहित हो गई, प्रेम करने लगी। ये ऐसी एक कहानी है जहाँ बताया जाता है। सेम वही घटना घटा। चूंकि जो चित्रकार पन्ना राय जी थे वह चंदर बरदाई के मित्र थे और चंदर बरदाई ने पुनः इसको फिर पृथ्वीराज चौहान के महल में बुलाया। वहाँ पृथ्वीराज चौहान के पास भी वही कहानी थी। उन्होंने भी पूरे भारत के राजाओं और आदि की चित्र आदि देखने की जिज्ञासा जाहिर किया। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने भी एक चित्र देखा जो कि संजोगिता का था। संजोगिता को वह देखने में ही दिल दे बैठे। कहा जाता है कि मोहित हो गए और दोनों तरफ प्रेम मतलब आप कह सकते हैं कि प्रेम का जो ये होता है वो दोनों तरफ चिंगारी लग चुका था। इस चीज़ को देखते हुए इस बात का पता जयचंद्र को लग चुका था। पता चला कि उसकी पुत्री, चूंकि फोटो रख करके रख, मतलब कई बार ऐसी बातों से पता चल चुका था। जयचंद्र इस बात से अंदर ही अंदर मतलब परेशान थे। वो चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके पुत्री का विवाह कर दे किसी से। तो पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने एक रायसू यज्ञ किया और उसी यज्ञ के बहाने वहां पर उसका स्वयंवर का भी कार्य किया। रायसू यज्ञ में पूरे भारत के राजाओं को उन्होंने स्वयंवर में यानी कि अपनी पुत्री संजोगिता से विवाह करने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि उस जमाने में विवाह स्वयंवर के ही माध्यम से होता है। लड़कियां अपनी पसंद के पति को स्वयंवर में ही चुनती थी। उस निमंत्रण में पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया और पूरे भारत के राजाओं को उन्होंने इनवाइट किया। जब पूरे भारत के राजाओं को इनवाइट किया तो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य क्षेत्र के अंदर आने वाले जो छोटे छोटे सामंत थे, जिन्हें आप सम्राट के नीचे के राजा कहेंगे, उसको इनवाइट किया। लेकिन ये स्वयं सम्राट थे इसको इनवाइट नहीं किया। तो बाकी इनके जो सामंत थे, मतलब पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के अधीन शासन करने वाले सामंत, वो नहीं गए। वो समझ गए कि यदि हमारे सम्राट को ही ना बुलाया गया हो तो हम जाएंगे तो शायद इसका रिएक्शन गलत निकलेगा। तो वो लोग नहीं गए। इस बात से जयचंद्र बड़ा क्रोधित हुआ कि भाई ये कैसी भय है, हमारी मर्जी, हमने बाकी राजाओं को बुलाया, उसको नहीं बुलाया तो बाकी राजा भी नहीं आए। इस चीज से दुखित होकर के अंततः स्वयंवर में जितने लोग पहुंचे थे उतने लोगों पर ही स्वयंवर चलाने की यानी शुरू करने की बात की गई। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का एक स्टैचू बनाया गया। स्टैचू बना करके दरवाजे पर दरबान के रूप में रख दिया गया ताकि पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने की मंशा थी से कि वह एक दरवाजे पर रहने, उसकी एंट्री हमारे अंदर नहीं, मतलब नीचा दिखाने की नियत से। अंततः ये खबर चूंकि इंतजार में संजोगिता भी थी कि पृथ्वीराज चौहान आएंगे तो मैं उन्हीं को स्वयंवर हो रहा है तो वो भी आएंगे, इनवाइट तो किया गया होगा। लेकिन बाद में पता चला संजोगिता को कि पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया गया है, तो काफी दुखित हुई और डिसाइड की कि यदि नहीं आए तो मैं उनके स्टैचू को ही जाकर वरमाला पहना दूंगी। ठीक वैसा ही हुआ। संजोगिता आई, जब वरमाला पहनाने की समय आया तो वो अपने दरवाजे पर गई और जाकर के उस स्टैचू को माला पहनाने ही वाली थी, तब तक पृथ्वीराज चौहान वहां आ गए। और पृथ्वीराज चौहान आने के बाद क्या हुआ, हाँ, पृथ्वीराज चौहान वहां आए और उसने वरमाला पहना दी। और पृथ्वीराज चौहान वहां की स्थिति काफी ये होता, मतलब तानातनी हो जाता। तो इस भली भांति समझते हुए उन्होंने संजोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और वहां से चला गया। इसीलिए भारतीय इतिहास में संजोगिता को पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपहरण करके किया गया शादी भी कुछ इतिहासकार बताते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इसे कुछ कुंठित इतिहासकारों ने गलत नजरिए से, गलत ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया है। हाँ, इसमें गलती क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। अब क्या हुआ, संजोगिता तो चली गई। तो संजोगिता से मिलने का प्लानिंग पहले से पृथ्वीराज चौहान भी कर रहे थे, चंदर बरदाई और वो मिलकर मीटिंग कर रहे थे। मतलब उन्होंने मंथन किया, ऐसी बातें हैं। तो उन लोग को यहाँ की पल पल की खबर पता था
अब ये कहाँ था, तो ये भाई जो कन्नौज थे, कौन, संयोगिता का जो स्वयंवर हो रहा था कन्नौज में हो रहा था। और पृथ्वीराज चौहान कहाँ थे, तो पृथ्वीराज चौहान थे उस समय दिल्ली में। और कन्नौज से दिल्ली 52 किलोमीटर दूर है, और वो बिना जानकारी के उतना जल्दी कैसे कोई पहुंच जाएगा, तो पहले से प्लानिंग था। इसलिए जयचंद्र वहां से तो उस दिन तो हार गया, लेकिन जयचंद्र मन ही मन ये उसने प्रण किया कि मैं इस पृथ्वीराज चौहान से बदला लूंगा। यही बदला लेने का जो मतलब आप कह सकते हैं शपथ पृथ्वीराज चौहान के लिए एक दिन घातक साबित होगा, जो आगे हम बताएंगे। और कहा जाता है कि संयोगिता रहने लगी साथ में, कोई दिक्कत नहीं था, काफी दोनों में प्रेम रहा, बहुत बढ़िया से चल रहा था। इसी दौरान भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। उस आक्रमण के दौरान कई विदेशी आक्रांताओं के साथ साथ उस समय मोहम्मद गोरी का मध्य एशिया से अफगानी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। कहा जाता है कि इस आक्रमण के दौरान उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों को जीतते हुए भारत के मूल भूभाग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जहां से पंजाब, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र शुरू हो रहा था। दिल्ली नजदीक था, तो पृथ्वीराज चौहान का एरिया दिल्ली से पंजाब तक फैला हुआ था, पंजाब के भटिंडा तक। तो उनके दौरान कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने भटिंडा पर आक्रमण करके भटिंडा को जीत लिया। ये पृथ्वीराज चौहान को बाद में पता चला। पृथ्वीराज चौहान वहां पर पहुंचते हैं, और ये घटना कब का है, 1186 ईस्वी का। भटिंडा पंजाब में पड़ता है, जो पाकिस्तान के हिस्से में। भटिंडा पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान उसे दंडित करने के लिए अपनी पूरी दल बल के साथ कहां पहुंचते हैं, भटिंडा पहुंचते हैं। तब तक वहां से मोहम्मद गोरी जा चुका था। किसी ने, खबरी ने सूचना दिया मोहम्मद गोरी से कि आपसे युद्ध करने के लिए दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान आपके भटिंडा पर आक्रमण कर दिए। अब वो अति उत्साहित आक्रांता मोहम्मद गोरी, उसे लगा कि ये कौन साहस कर सकता है। पुनः पूरी दल बल के साथ रास्ते से ही वापस आया, और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हरियाणा के पास ताराइन के मैदान में पहली बार युद्ध हुआ, जिसे ताराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ताराइन के मैदान में पहली बार युद्ध हुआ, और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का दल भारी पड़ा, किसके ऊपर, मोहम्मद गोरी के ऊपर, और मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जब हारने की स्थिति में आया, तो उसने पृथ्वीराज चौहान के पैर पकड़कर निहत्था होकर अपनी प्राण की रक्षा की भीख मांगने लगा। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को यह कहते हुए प्राण दंड देने से छोड़ दिया, यानी प्राण दान दिया, कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम किसी निहत्थे पर वार नहीं करते, और यदि वह रण में क्षमा मांगे तो हम हमेशा शरणागत की रक्षा करते हैं। इसीलिए उसे प्राणदंड देने से वंचित कर दिया। वैसे तो इतिहास की किताबों में केवल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की 2 युद्धों का ही वर्णन है, जिसमें आपने, जैसे कि अभी मैंने बताया कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन कहा जाता है कि इससे पहले कई जगह पर लगभग 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, छोटी मोटी झड़पों में, और उतनी बार वह पैरों में गिरकर माफी मांगा था मोहम्मद गोरी ने, और उतनी बार उन्हें वह निहत्थे होने के चलते प्राणदान दे दिया था। जब ताराइन का युद्ध हुआ, तो ताराइन के युद्ध में पराजय के बाद यह पराजय गोरी के मन को काफी उद्वेलित कर दिया। इतनी बड़ी पराजय में बार बार पराजित हो जाता हूं। उसने सोचा कि नहीं, कुछ तो कमी है, मुझे और तैयारी करने की आवश्यकता है। पृथ्वीराज चौहान ने वहां से उन्हें पराजित करके छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी पुनः अपनी गजनी यानी अफगानिस्तान वापस आया। आकर के 1 साल बाद उन्होंने 1 साल समय लिया, और 1 साल बाद गजनी से 1 लाख जाट और पठानों का एक फौज तैयार किया, और बिना बताए, बिना किसी सूचना के अचानक 1192 ईस्वी में, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ। क्या चीज का, ताराइन का। तो 1192 में अचानक पुनः ताराइन के मैदान में उपस्थित हो गया। उस समय पृथ्वीराज चौहान का कोई तैयारी नहीं था। आपको ये जानकर ये जानना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान की सैन्य ताकत क्या थी। लेकिन सैन्य ताकत क्या थी, पहले इसको जानिए। उनके पास 3 लाख पैदल सैनिक था, 2 लाख घुड़सवार सैनिक था, 3000 गज सैनिक था, हाथी। और इसकी जो जानकारी मिलती है कि इतने सारे सैनिक थे, ये फारिस्ता एक मुस्लिम इतिहासकार है, उनकी किताब से पता चलता है, उन्होंने ये बताया है। तो आप समझ सकते हैं इनके पास 5 लाख सैनिक था। लेकिन उस समय अस्थायी सैनिक इनके पास नहीं, मतलब ये सारे सैनिक में बहुत कम अस्थायी थे, बाकी सभी सैनिक अस्थायी थे, युद्ध के दौरान ही वो आते थे।
और इनकी तैयारी बहुत मुश्किल, मतलब तैयारी नहीं थी। अचानक वह युद्ध में आए, फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया और प्रयास करके 80,000 की सेना जुटाई और जुटा करके मोहम्मद गोरी से युद्ध करने, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध में प्रवेश कर गए। युद्ध हो रहा था, युद्ध चल रही थी। युद्ध के दौरान कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध से थके होने के बाद, युद्ध जब होता, उस समय जब होता था तो युद्ध की कुछ नियम होता था, कुछ हिसाब होता था, ठीक है। तो युद्ध के दौरान कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जब थक गए थे तो अपने विश्राम स्थल में आराम कर रहे थे। यह खबर किसी ने दे दिया, ठीक है। वो भी बताया जाता है कि उसके मंत्री ने यह खबर दिया था। यह खबर किसी ने गोरी को दिया और गोरी ने विश्राम काल में ही उसे युद्ध में क्या किया, उस पर घात किया, वार किया। घवाहिल होने के बाद पृथ्वीराज चौहान थोड़ी बहुत डट कर सामना किया, लेकिन उस समय वह सोचते तब तक काफी वार हो चुका था उनके ऊपर और उन्हें भागने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। तब तक रण क्षेत्र में घोषणा हुआ कि यह युद्ध हार चुके हैं और अंततः धोखे से पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने पराजित कर दिया। कहा जाता है कि गोरी ने अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को कहाँ ले गया, गजनी ले गया, कुछ दिन तक भारत में भी रखा और वहीं पर उसके साथ कहा जाता है कि एक समय अंतराल के बाद उसने शर्त रखा, यदि तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस्लाम कबूल नहीं किए, मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए धर्म के आगे नहीं झुकने के कारण पृथ्वीराज चौहान को अधिक से अधिक यातनाएं दी गई, उनको अंधा करवा दिया गया। अंततः एक समय आया कि उसने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान को क्यों ना खत्म कर दिया जाए, है ना। और ये प्लान तब हुआ जब उसे किसी ने सूचना दिया और वो किसी और से नहीं, ये उसके बारे में उसकी अंतिम इच्छा जानने के लिए, क्योंकि उसको मारना था, जानने के लिए उसके साथ गिरफ्तार उसके मित्र और आप कह सकते हैं लेखक कवि चंदर बरदाई भी साथ में थे। तो चंदर बरदाई से उन्होंने क्या कहा कि आप उनकी अंतिम इच्छा बता सकते हैं। तो उसने बोला कि बहुत सारी बातें की। उसके बाद उन्होंने एक गुण के बारे में बताया कि उसके पास एक गुण है, यदि आप उसे देखे परिचित हो तो अच्छा लगेगा। बोला क्या? तो शब्द भेदी बान जानता है। जब उसका अर्थ समझाया तो उसने बोला क्यों ना इसका परीक्षण कर लिया जाए। परीक्षण करने के लिए उसने क्या किया, एक बहुत बड़े चबूतरे के अंदर, आप देखिएगा मूवी में, उन्हें शेर के बीच में, एक तो अंधा थे, शेर के बीच में डाला गया और बोला गया कि भाई शेर को तुम्हें मारना है। अगर तुम्हें वाकई में इतनी क्षमता है कि आवाज सुनकर तुम निशाना मार देते हो तो तुम अपना जान बचा सकते हो। इस दौरान उन लोगों ने क्या किया था कि प्लान कर लिया था, कौन? चंदर बरदाई और पृथ्वीराज चौहान, कि इसी दौरान इस शब्द भेदी भान के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर देना है। इसी क्रम में उनके जो मित्र थे चंदर बरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को किसका, यानी मोहम्मद गोरी का वास्तविक लोकेशन एक दोहा के द्वारा समझाया। 4 बांस 24 गंज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान, मत चुको चौहान। यह एक मेजरमेंट था कि इतनी दूरी और ऊंचाई पर वो बैठा है। जैसे ही ये दोहा सुना, पृथ्वीराज चौहान ने बाण छोड़ा और कहा जाता है कि वह सीधा उसके मस्तक पर लगा और मोहम्मद गोरी मर गया। हालांकि यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों ने कहा कि नहीं वो बच गया, कोई कहता है मर गया, लेकिन अधिकतर इतिहासकार बताते हैं कि वो मर गया। अब अपनी दुर्गति ना हो इसके लिए चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को, चूंकि वो तो कैद में थे, की हत्या चंदर बरदाई ने कर दी और चंदर बरदाई की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने। एक दूसरे को छुड़ा मारा और उसी जगह दोनों मारे गए। मरते समय मोहम्मद गोरी ने यह कहा कि मैं जहां भी मेरी कब्र बनेगी वहां मेरे दरवाजे पर इसकी कब्र को बनाना और इसे ऐसे अपमानित करना कि जीवन भर इसकी वंश और इससे जुड़े लोग अपमानित होता रहे। और वो था कि उसके कब्र के बाहर पृथ्वीराज चौहान का कब्र बनाया गया गजनी में, और उस जगह नियम बना था कि जो भी उसकी मजार पर जाएगा तो वहां एक चप्पल रहता था, वहां 4 चप्पल मारने के बाद ही अंदर जा सकता था। और ये बहुत दिनों तक सिलसिला चला। 2004 में अटल जी प्रधानमंत्री बने और अटल जी के दौरा के बाद, चूंकि वो बात अटल जी भी सुने थे, दौरा के बाद उन्होंने उसकी जांच वहां की, चूंकि आधिकारिक उनकी दौरा था तो सही पाया गया। अटल जी जब वहां से आए तो राजस्थान में उनका भाषण हो रहा था और उन्होंने उस बात का जिक्र किया राजस्थान में। उस भाषण सुनने में एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा ने काफ़ी लंबे प्रयास करने के बाद, काफ़ी चतुराई से, कहा जाता है कि वो नेपाल गए, नेपाल से पाकिस्तान का वीज़ा लिए, पाकिस्तान के वीज़ा से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान में 6 महीना रहे और पता लगाया, और जहाँ पृथ्वीराज चौहान का कब्र था वहाँ से उनको कलश में उनकी हड्डी लाया,
गंगा में विसर्जन किया, 7 नदियों में विसर्जन करके इस बात का खुलासा किया कि अब पृथ्वीराज चौहान वहाँ नहीं रहे, उनका अंतिम क्रियाक्रम भारत में हो चुका है, अब उस जगह पर कुछ भी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिससे बहुत सारे उस समय की सरकार ने उनके ऊपर केस मुकदमा किया कि अनलीगल था, और अंततः शेर सिंह राणा अभी भी उसकी सजा तिहाड़ जेल से में काट रहे हैं दिल्ली में। तो ये इतिहास है, ऐसी घटनाएं घटी। अब मैं थोड़ा सा, यहाँ तक तो आपने देख लिया कि भाई पृथ्वीराज चौहान और कैसे तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होना और उनका निधन कैसे हुआ। उनकी निधन हो गया 1192 में। अब थोड़ा सा रिकैप चलते हैं। रिकैप में ये बात समझिएगा कि पृथ्वीराज चौहान जब मारा गया तो उनकी पत्नी संजोगिता का क्या हुआ, दिल्ली के किले का क्या हुआ। उनकी पत्नी संजोगिता दिल्ली के किले राय पिथौरा में रहती थी। पिथौरा की किला आज भी है दिल्ली में, आप जाएंगे तो आप दिल्ली में उसका कुछ अवशेष दिखाई देगा। पिथौरा की किला में थी। अब ये बात जैसे ही पता चला तो संजोगिता को अपनी दासी बनाने या उसका अपहरण करने, जो कि इतिहास में होता रहा है, उस पर कब्जा करने के लिए, उसकी स्त्रियों पर कब्जा करने के लिए उसका गुलाम, जिसका नाम था, हम अभी कब की बात कर रहे हैं, अभी पृथ्वीराज चौहान मरे नहीं हैं, उनको केवल गिरफ्तार किया गया है और उन्हें ले जाया जा रहा है। तब उसी समय उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के राय पिथौरा के किला पर आकर के हमला करता है। हमला करके कहा जाता है कि संजोगिता को प्राप्त करने की कोशिश करता है। 3 दिन तक लगातार उस किले पर बमबारी होती है, गोला छोड़ा जाता है, हाथियों से तोड़ा जाता है, फिर भी नहीं टूटता है। उस किले के चारों तरफ एक बहुत बड़ा खाई बनाया गया था ताकि किले की दीवार पर कोई ना चढ़े, और दरवाजे के पास एक पुलिया था। उस पुलिये को उस समय किले के अंदर से संजोगिता ने तोड़वा दिया था। 3 दिन तक के इस अभियान से जब कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ फायदा नहीं हुआ तो अंततः उसने डिसाइड किया कि दिल्ली के जितने हिंदू गुलामों को मैंने अपने अधीन किया है उन सबको इस खाई में फेंक दो और इसे भरो और इसके ऊपर से पूरी सेना को दरवाजे के अंदर ले चलो। ठीक ऐसा ही हुआ। मरे और जिंदे जितने भी हिंदू गुलाम थे उस किले की खाई में फेंका गया और इतनी लाशें फेंकी गई कि वह पूरा खाई भर गया और उसके ऊपर से हाथी ले जाकर के उसके दरवाजे पर प्रहार करवाया गया। दरवाजे पर प्रहार करवाया गया, फिर भी दरवाजा नहीं टूटा। अंततः अब उसने षड्यंत्र रचा और कहा जाता है कि जिस गोरी को भारत पर आक्रमण करने के दौरान यानी कि गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र ने सहायता किया था पृथ्वीराज चौहान के विरोध में, आज उसी के पुत्री की आन पर संकट आ पड़ा था और जयचंद्र की एक भी नहीं चल रही थी। इसलिए आक्रांता का कोई धर्म नहीं होता है, आक्रांता की कोई सोच अच्छी नहीं होती है। कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बेटी के ऊपर आन पर खतरा आ पड़ा था। जब हाथियों से भी दरवाजा नहीं टूटा तब क्या हुआ, तब उस दरवाजे पर बांधा गया संजोगिता के भाई धीरचंद्र को, जो कि जयचंद्र का पुत्र था, और उसे हाथियों से टक्कर मरवाने के लिए ताकि वो मारा जाएगा। जैसे ये बात चला तो दरवाजा खोल दिया गया, धड़ाम से सैनिक अंदर गए। तब तक 3 दिनों में संजोगिता ने अंदर जब देखा कि अब हमारी आन नहीं बचेगी तो उसने एक कुंड में आग ज्वलित किया और जौहर कर लिया। जौहर किया तो अकेले नहीं किया, कहा जाता है लगभग 150 स्त्रियों ने उनके साथ, महल के अंदर सभी ने उनके साथ जौहर कर लिया। तो ये थी संजोगिता की कहानी। अंततः बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कुछ किताबें हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है, उसे याद रखिएगा। एक किताब है पृथ्वीराज विजय, इससे भी पृथ्वीराज के विषय में जानकारी मिलता है, जो जयानक, महाकवि जयानक ने लिखा है, और ये काश्मीरी राजा के राजकवि थे, इन्होंने भी पृथ्वीराज पर बहुत अच्छी कहानी लिखा है। एक है नयन चंद्र सूरी जी। नयन चंद्र सूरी ने पृथ्वीराज से संबंधित एक पुस्तक लिखा और वो था हमीर महाकाव्य। याद रखिएगा, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा पृथ्वीराज से संबंधित पुस्तक है जिसमें पृथ्वीराज के बारे में बताया गया। एक और पुस्तक है जिसका जिक्र पहले ही मैं कर चुका हूं, पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्र वरदाई ने क्या किया था, लिखा था, और इन तीनों पुस्तकों से उनके विषय में जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है। अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देंगे और लोगों तक। थैंक यू, धन्यवाद।